हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण तिवारी आपका प्रवीण केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत करता हूं। एकदम कमर कस लीजिए पढ़ने के लिए और पर डे आप वीडियो देखते रहिए। इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, जूनियर्स के साथ शेयर करिए। और हम लोग एक ऐसी टेस्ट सीरीज करेंगे कि हो सकता है कि आप एग्ज़ाम देने जाएँ और एग्ज़ाम हॉल में बैठने के बाद जो हमारे 70 सवाल आते हैं उसमें से कई सारे सवाल हमारे पढ़े हुए इस सीरीज़ से आ जाएँ, तो काफ़ी कुछ फ़ायदा होने वाला है इसका। तो चलिए आते हैं। हमने कल बात करा था, आपसे कहा था कि ऑब्जेक्टिव जो भी हमारा पैटर्न होगा, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न ऑब्जेक्टिव होगा, तो उसमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो कई तरह के आ सकते हैं। जैसे मल्टीपल चॉइस में आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है, मैच द कॉलम्स में आ सकता है, एसर्शन रीजन में आ सकता है, तो कई तरह के उसमें आ सकते हैं। अभी एक टाइप हम लोग आज करने वाले हैं, चैप्टर फर्स्ट हम लोग कर रहे हैं, सीरीज का फर्स्ट वीडियो है ये। इसमें हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे करने वाले हैं। इसमें कई सारे टॉपिक हमने लिए हुए हैं, बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर के निकाले हुए हैं, तो आपको देखिए इसमें। और जैसा भी लगे ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो अगला वीडियो उसी के अकॉर्डिंग हम फिर आपको देंगे। अभी ये फर्स्ट पार्ट है इसका। इसी चैप्टर का जब सेकेंड पार्ट आएगा तो उसमें फिल इन द ब्लैंक्स पे और असर्शन रीजन पे मोस्टली वो फोकस्ड होगा वीडियो। तो चलिए आ जाते हैं इस पर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द वैल्यू ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आपको पता होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ फिजिकल प्रॉपर्टीज, एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है ऑफ क्वार्ट्ज ग्लास। कह रहा है कि क्वार्ट्ज ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में क्या ये सही है। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें कौन सा सही है। तो आप जानते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और क्वार्ट्ज ग्लास क्या है, ये एमार्फस का एक एग्जाम्पल है। एमार्फस सॉलिड का हम लोगों ने पढ़ा था। सॉलिड 2 टाइप के होते हैं, क्रिस्टलाइन एंड एमार्फस। आपसे कई बार ऐसे एग्जाम में डिफरेंस भी पूछ लेता है कि क्रिस्टलाइन एंड एमार्फस में क्या डिफरेंस होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड में आपने पढ़ा था कि यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो एक रेगुलर ज्योमेट्री में, एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं, लेकिन एमार्फस में ऐसा नहीं होता। और हम लोगों ने पढ़ा था कि जो एमार्फस सॉलिड होता है आइसोट्रॉपिक नेचर का होता है। आइसोट्रॉपिक का मतलब होता है बेटा, इफ़ द वैल्यू ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज आर सिमिलर इन ऑल द डायरेक्शंस। मतलब हम किसी भी डायरेक्शन में चेक करें, अगर फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू हर डायरेक्शन में सिमिलर आ रही है, एक जैसी आ रही है, तो एमार्फस सॉलिड का, तो उसे आइसोट्रॉपी कहते हैं। और आइसोट्रॉपी एमार्फस सॉलिड का एक प्रॉपर्टी है। तो देखिए यहाँ पे एमार्फस सॉलिड का एग्जाम्पल है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी का सिमिलर आना, सिमिलर आएगा क्वार्ट्ज ग्लास में क्योंकि एमार्फस है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन लिखा है सेम इन ऑल डायरेक्शंस, तो प्रॉपर्टी क्या होगी, सिमिलर आएगी, सेम आएगी ऑल द डायरेक्शंस में। ओके, समझ गए होंगे। तो यहाँ से आप समझ गए कि यहाँ पे हमें 2 टॉपिक और मिल जाएगा। एक तो क्रिस्टलाइन एंड एमार्फस में डिफरेंस, दूसरा क्वेश्चन यहाँ से जो आ सकता है आइसोट्रॉपी एंड एनाइसोट्रॉपी में डिफरेंस, या उससे रिलेटेड कोई भी सवाल। तो ये दोनों भी आपको करना है, यही फ़ायदा है इस टॉपिक वाइज करने का। तो आपको 2 टॉपिक और मिल गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ था, दूसरे पैटर्न में 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में आया था। लिखा आयोडीन मॉलिक्यूल आर हेल्ड इन क्रिस्टल लैटिस बाई। कह रहा है आयोडीन मॉलिक्यूल, आपने पढ़ा है कि आयोडीन जो होता है, आयोडीन एटम से मिलकर I2 मॉलिक्यूल बना हुआ है। तो देखिए दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सिमिलर है। हम लोगों ने पढ़ा था सिमिलर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बीच में बॉन्ड बनेगा तो क्या होगा, नॉन पोलर होगा। तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। ये मॉलिक्यूल कैसा है, नॉन पोलर। अब नॉन पोलर के बीच में जब इंट्रैक्शन होगा तो नॉन पोलर इंट्रैक्ट कैसे करेगा, पोलरिटी तो है नहीं, डायपोल तो है नहीं। तो डायपोल नहीं है तो क्या होता है कि जब 2 नॉन पोलर होते हैं, जैसे आयोडीन है एक मॉलिक्यूल, दूसरा मॉलिक्यूल भी आयोडीन है, जब दोनों नॉन पोलर होते हैं तब क्या होता है कि इसको कहीं से, किसी पोलर मॉलिक्यूल से इसको शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए कहीं से डायपोल मिलना चाहिए, जिसे हम लोग इंस्टेंटेनियस डायपोल बोलते हैं। जैसे ही इसको डायपोल मिलेगा ये इसको इंड्यूस करेगा, तो इसके लिए जो आएगा उसे बोलेंगे इंड्यूस डायपोल। इसके लिए क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस डायपोल, इसके लिए बोलेंगे इंड्यूस डायपोल। तो जो इंट्रैक्शन का टाइप बनेगा वो टाइप बनेगा इंस्टेंटेनियस डायपोल, इंड्यूस डायपोल इंट्रैक्शन। ओके, और देखो पहले दोनों में डायपोल नहीं था, अभी देख रहे हैं कि दोनों में डायपोल डिस्पर्स हो गया, फैल गया। तो इसी नाम को, इसी टाइप को हम लोग क्या बोलते थे, इसी का दूसरा नाम हम लोग क्या बोलते थे, इसी को बोलते थे डिस्पर्शन फोर्स और लंडन फोर्स। तो देखिए इसमें एक फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है लंडन फोर्स का, इसी को हम लोग बोलते थे डिस्पर्शन फोर्स। तो ये डिस्पर्शन फोर्स भी इसके एग्जाम्पल में आ सकता है, या अभी हमने जो नाम बताया इंस्टेंटेनियस डायपोल, इंड्यूस डायपोल इंट्रैक्शन ऑप्शन में आ सकता है। तो नाम पे ध्यान रखेंगे। हम लोगों ने पढ़ा था कि वंडर वॉल इंट्रैक्शन के 5 टाइप होते थे,
जिसमें फर्स्ट था डिस्पर्शन फोर्स, दूसरा था डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन, तीसरा था डायपोल इंड्यूस डायपोल इंट्रैक्शन, चौथा था हाइड्रोजन बॉन्डिंग और पांचवा था हमारा आयन डायपोल इंट्रैक्शन। ठीक है, ये हम लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा था, उसको कर सकते हैं, एक बार देख सकते हैं वहाँ से जाके, तो और बेहतर बनने की बात। और फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने इंट्रैक्शन में क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप में फिर एक बार पढ़ा था। तो सेकंड भी हो गया। देखिए थर्ड में आते हैं, लिखा है विच काइंड ऑफ डिफेक्ट इज फाउंड इन KCl क्रिस्टल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, डिफेक्ट एक टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिफेक्ट, कुछ क्वेश्चन जरूर आएंगे यहाँ से। KCl क्या है बेटा? आयोनिक क्रिस्टल। ऐसे ही चेक करना होता है कि अगर ये आयोनिक क्रिस्टल्स होगा, आयोनिक क्रिस्टल होगा, आयोनिक करेक्टर का होगा कंपाउंड हमारा, स्ट्रिक्टली आयोनिक होगा, जिसमें फर्स्ट ग्रुप वाले मेटल्स होंगे। देखिए फर्स्ट ग्रुप वाले मेटल हैं और ये हैलाइड है, मतलब फर्स्ट ग्रुप का मेटल हैलाइड, एल्कली मेटल हैलाइड्स होंगे, तो उनके जो क्रिस्टल्स होते हैं उनमें जो डिफेक्ट होता है वो शॉर्टकी डिफेक्ट होता है। देखिए ऑप्शन में पहले चेक कर लेते हैं कि ये देखिए शॉर्टकी डिफेक्ट दिया हुआ है। शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है? इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइट, फ्रॉम देयर वर्जिनल साइट, ठीक है, टू इंटरस्टिशियल साइट। क्या होता है? अपनी वर्जिनल साइट से इंटरस्टिशियल साइट में चले जाते हैं। होता क्या है, जैसे मान लीजिए आपको कमरे में एक चेयर लगा दी गई है, आपको कहना है, आपको कहा गया कि 4 लोग थे, कहा गया कि चारों को इसी चेयर पे बैठना है, एक रेगुलर पैटर्न है कि चेयर पे बैठना है, अपने नॉर्मल पोजीशन पे बैठना है। आप क्या हुआ, पता लगा उसमें से एक क्या हुआ, कमरे में नीचे बैठ गया, कमरे में बेड पे बैठ गया, तो क्या होगा, अपनी नॉर्मल साइड से डिसलोकेट कर गया, लेकिन कहाँ गया? कमरे के अंदर ही है, उस लैटिस के अंदर ही है, कमरे के अंदर ही है। तो क्या होता है, नॉर्मल साइड से इंटरस्टिशियल साइट में आ जाने को क्या बोलते हैं? शॉर्टकी डिफेक्ट बोलते हैं। इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस मिसिंग होते हैं, और ये जो फर्स्ट ग्रुप वाले मेटल होते हैं, मेटल हैलाइड, फर्स्ट ग्रुप वाले मेटल हैलाइड्स जो होते हैं, मेटल जो होते हैं हैलाइड के साथ जब मेटल हैलाइड का फॉर्मेशन करते हैं तो वहाँ पे ये डिफेक्ट आता है, इसको शॉर्टकी डिफेक्ट बोलते हैं। तो यहाँ से आपको जो टॉपिक करना है, आपको ध्यान आ रहा होगा कि फ्रैंकल एंड शॉर्टकी डिफेक्ट एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना, तो दोनों फिर से करना है आपको। आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को उठाया गया है। यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत बार आता है, लिखा है इन अ मोनोक्लिनिक क्रिस्टल। अब ये मोनोक्लिनिक क्या होता है? हमने पढ़ा था कि जो प्रिमिटिव यूनिट सेल होती है, प्रिमिटिव यूनिट सेल का मतलब ऐसी कोई सेल जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स केवल कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल 7 टाइप की होती है। प्रिमिटिव यूनिट सेल में हम लोगों ने फर्स्ट टाइप पढ़ा था क्यूबिक यूनिट सेल। क्यूबिक में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि जो यूनिट सेल्स होती हैं उनके कुछ पैरामीटर्स होते हैं। तो हमने पढ़ा था 6 पैरामीटर्स, ए, बी एंड सी, जिसे हम लोग इट्स लेंथ बोलते थे, एंड अल्फा, बीटा एंड गामा। अल्फा, बीटा एंड गामा पढ़ा था, जो क्या होती थी? एंगल बिटवीन एड्जेस होते थे। हम लोगों ने पढ़ा था कि इफ ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी एंड अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इक्वल टू 90, देन द lattice generated, then the unit cell generated is cubic unit cell। कौन सी यूनिट सेल बनती थी? क्यूबिक यूनिट सेल। ये तो सबको पता है कि क्यूब में ए बी सी बराबर होता है, एड्ज लेंथ बराबर होती है, और एंगल्स कितने के बनते हैं? 90 के बनते हैं, तो इसको क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं। तो देखो इसमें देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन किसके लिए है। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन लिखा है ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब ये क्यूबिक यूनिट सेल के लिए है, तो मोनोक्लिनिक के लिए नहीं है, तो पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। सेकेंड पे आते हैं, देखिए लिखा है ए डज नॉट इक्वल टू बी, डज नॉट इक्वल टू सी, अल्फा डज नॉट इक्वल टू बीटा, डज नॉट इक्वल टू गामा, डज नॉट इक्वल टू 90। ये किसके लिए है? ट्राई क्लिनिक के लिए। आपको याद करना होगा, हम अभी एक ट्रिक बताएंगे छोटी सी, आप उससे याद कर पाओगे आसानी से। ये ट्राई क्लिनिक के लिए है। लिखा है ए इज डज नॉट इक्वल टू बी, डज नॉट इक्वल टू सी, अल्फा इज इक्वल टू गामा इक्वल टू 90, बीटा डज नॉट इक्वल टू 90। ये किसके लिए है? मोनोक्लिनिक के लिए। तो अपना ऑप्शन कौन सा है? मोनोक्लिनिक के लिए हम लोग सर्च कर रहे हैं, तो ये है ए इज इक्वल टू बी, डज नॉट इक्वल टू सी, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। ये किसके लिए है? ये टेट्रागोनल के लिए है, डी। यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ये टेट्रागोनल के लिए है। ये किसके लिए है? क्यूबिक के लिए है। तो देखो 4 टाइप तो ऐसे ही याद हो जाएगा, क्यूबिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक एंड टेट्रागोनल। हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट टाइप इसमें बता दे रहे हैं जो एग्जाम में बहुत आते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो 7 टाइप की यूनिट सेल्स होती हैं उसमें फर्स्ट है क्यूबिक यूनिट सेल, दूसरी है टेट्रागोनल यूनिट सेल, तीसरी है रोम्बिक यूनिट सेल, चौथी है मोनोक्लिनिक यूनिट सेल, पांचवी है ट्राइक्लिनिक यूनिट सेल,
छठी है ट्राइगोनल यूनिट सेल और सातवीं है हेक्सागोनल यूनिट सेल। ठीक है ना, ये इतने टाइप की प्रिमिटिव यूनिट सेल होती है। अब ये 3 को याद करना बेहद आसान आपके लिए। फिर हम 2 का पेयर बनाएंगे ट्राई क्लिनिक के लिए। ये 5 याद हो गया तो मोस्टली यहीं से सवाल पूछा जाता है आपको। क्यूबिक में अभी हमने पढ़ा कि A इज इक्वल टू बी इक्वल टू सी होता है, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा होता है, इक्वल टू 90 डिग्री होता है। ठीक है बेटा ना। अब इसके लिए एक राइम हम लोग करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है क्यू सी यू बी। क्यों देखो लिखा है सी यू बी, कब? 13, देखो TETRA टेट्रा, 13 निकाल रहा है वहाँ से। रोम्बिक, रो रहा है, कब तेरा रोना बंद होगा? क्या बोले? कब, बहुत देर से रो रहा है तो कब तेरा रोना बंद होगा? तो देखो यहाँ पे पहले में आया, दूसरे में एक बराबर नहीं होगा। कब तेरा रोना, ऐसे याद कर लो, कब तेरा रोना। तो कब ये हो गया 13 पे आएंगे तो देखो यहाँ पे A इज इक्वल टू बी होगा, डज नॉट इक्वल टू सी होगा। एक बराबर नहीं होगा, बाकी सारे पैरामीटर्स बराबर, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 आ जाएगा। तीसरे में देखिए जब रो रहा है तो ये तीनों बराबर नहीं है इसका, इसलिए ज़्यादा रो रहा है। ये अल्फा इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इक्वल टू 90, ये 3 याद हो गया। देखो पहले में सारे बराबर, दूसरे में एक बराबर नहीं पीछे से C, और तीसरे में तीनों बराबर नहीं। अब तो दिक्कत नहीं है, अब तो सही है, आ रहा है। तो ये 3 आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ट्राइक्लिनिक में जब आएंगे, ट्राइक्लिनिक में तो यहाँ होगा A डज नॉट इक्वल टू बी, डज नॉट इक्वल टू सी, अल्फा इज इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री एंड डज नॉट इक्वल टू बीटा, डज नॉट इक्वल टू बीटा। मोनोक्लिनिक में है, मोनोक्लिनिक में देख रहे हैं कि A B C कोई बराबर नहीं है। ट्राई क्लिनिक में भी A B C तीनों बराबर नहीं होते, तो ये याद करना बेहद आसान है। और ट्राई क्लिनिक में अल्फा डज नॉट इक्वल टू बीटा, डज नॉट इक्वल टू गामा, डज नॉट इक्वल टू 90। तो ये देखो ये वाला याद करना ट्राई क्लिनिक बेहद आसान है। मोनोक्लिनिक में एक बात ध्यान रखना है कि अल्फा और गामा बराबर होते हैं और 90 डिग्री के होते हैं, बीटा इसके बराबर नहीं होता है। तो ये 5 आपको जब याद हो जाएंगे तो मोस्टली एग्जाम में मोनोक्लिनिक ट्राइक्लिनिक का डिफरेंस या टेट्राहेड्रल और टेट्रागोनल और रोम्बिक में डिफरेंस ऐसे करके पूछता है। यहाँ पे मोनोक्लिनिक पूछा है तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा बेटा? सी ऑप्शन इसका सही होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, तो यहाँ से आप कर लीजिएगा। ये ट्रिक ऐसे याद रखिएगा, कब तेरा रोना बंद होगा। पहले सब बराबर, फिर एक बराबर नहीं पीछे से, फिर दोनों बराबर नहीं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट लिखा है, नेक्स्ट सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लिखा हुआ है, कह रहा है कि इन अ कंपाउंड एटम्स ऑफ एलिमेंट Y फॉर्म CCP लैटिस। Y क्या बना रहा है? CCP लैटिस बना रहा है। ठीक है, एंड दोज ऑफ एलिमेंट X ऑक्युपाइड 2/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल वायर्स। हम लोगों ने पढ़ा था बेटा, एक लाइन यहाँ पे बता दे रहा हूँ, सिर्फ उतना याद रखना, काम बन जाएगा। ऐसे सवाल बहुत आते हैं 2 नंबर में। कोई भी लैटिस जब जनरेट होगा, कोई भी लैटिस जब बन रहा होगा, तो उसका जो अरेंजमेंट होगा, वो जो भी पार्टिकल करेगा, जैसे यहाँ पे Y कर रहा है, देखिए लिखा है Y फॉर्म CCP लैटिस, तो Y बना रहा है। तो इस पैकिंग में जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे उसके नंबर उसी पार्टिकल के बराबर होंगे। मतलब यहाँ पे हम सपोज करेंगे कि लेट द नंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन CCP लैटिस इज Y, ठीक है, इज इक्वल टू Y एंड द नंबर ऑफ Y। नंबर ऑफ Y का मतलब ऐसे भी कर सकते हो, या दूसरा एक और तरीका और सिंपल कर दूं, यहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं, जो CCP लैटिस में नंबर ऑफ एटम्स होंगे या पार्टिकल्स होंगे उसको हम लोग Z सपोज कर लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं लेट द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन CCP लैटिस इक्वल टू Z। ठीक है, और कौन बना रहा है? Y बना रहा है। ठीक है, तो यानी Y का जो नंबर होगा किसके बराबर होगा बेटा? Z के बराबर। Y मान लेंगे तो आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, इस वजह से Y नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो Y का नंबर होगा किसके बराबर होगा बेटा? Z के बराबर होगा। Z क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। सो द नंबर ऑफ Y इज इक्वल टू Z। Y का नंबर, Y क्या है? एक एटम है, उसका नंबर कितने के बराबर है? Z के बराबर। और हम लोगों ने पढ़ा था कि जितना कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के नंबर होंगे उतना ही ऑक्टाहेड्रल वायर्स होंगे, उसके जस्ट डबल नंबर में टेट्राहेड्रल वायर्स होंगे। एक बात याद रखना, किसी भी लैटिस में जितने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उतने ही नंबर के ऑक्टाहेड्रल वायर्स होते हैं, और उसके जस्ट डबल नंबर में टेट्राहेड्रल वायर्स होते हैं। यानी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के नंबर अगर Z हैं तो ऑक्टाहेड्रल वायर्स Z होंगे और टेट्राहेड्रल वायर्स 2Z होंगे। आ गया होगा। अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल 5 हैं तो ऑक्टाहेड्रल वायर्स 5 होंगे और टेट्राहेड्रल वायर्स 10 होंगे। अब तो समझ आ गया होगा।
तो चलो फिर यहाँ पे बोल रहा है कि एंड दोज ऑफ एलिमेंट x ऑक्युपाइड 2/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल वायर्स। तो क्या हो जाएगा, देन द नंबर ऑफ x इक्वल टू, ये टेट्राहेड्रल वायर को कवर कर रहा है तो कितना होगा इसका नंबर बेटा, 2z होगा। 2z होगा क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का जो नंबर है z है, yz हो जाएगा क्योंकि y बना रहा है उसको, तो yz हो जाएगा। ऑक्टाहेड्रल वायर के बारे में बोला नहीं है, नहीं तो ऑक्टाहेड्रल वायर्स का नंबर z हो जाता, ठीक है। और टेट्राहेड्रल वायर कितना होगा, z होगा, 2z होगा। बट क्या बोल रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 2/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल वायर को केवल x कवर करता है। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पे आ जाइए तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 2z इंटू 2/3, केवल 2/3 ऑक्युपाई करेगा तो 4z/3 हो जाएगा। अब अगर आप इसमें y का नंबर निकालना चाहते हैं तो देखिए y का नंबर z आ गया, और x का नंबर निकालना चाहते हैं तो देखिए x आ गया 4z/3, आ गया कि नहीं, आ गया। अब देखिए इसका जब रेशियो निकालेंगे तो ये देखिए z से z कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 4/3 आ रहा है। हम इसको एम्पेरिकल वे में लिखना चाहते हैं तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर 3 हो जाएगा, इधर 4 हो जाएगा। तो अपना फार्मूला आ गया x4y3 देखते हैं कि नहीं इसमें, x4y3 यानी सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। आ गया होगा, समझ गया इसको, ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है। 2 लाइन याद रखनी है, जितने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे उतने ही ऑक्टाहेड्रल वायर्स होंगे, उसके जस्ट डबल नंबर में टेट्राहेड्रल वायर्स होंगे। इसी वजह से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का नंबर अगर z है तो y का नंबर z होगा क्योंकि y CC पे लैटिस बना रहा है, और x यहाँ पे टेट्राहेड्रल वायर को कवर कर रहा है तो x का नंबर 2z होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग जो हमने सपोज कर रखा है। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया है, कह रहा है कि 2z है नंबर, लेकिन उसका केवल 2/3 पार्ट कवर करता है, तो 2z इंटू 2/3 हो गया, यानी 4/3 हो गया, ठीक है, 4/3 हो गया। अब 4/3 में अब देखिए एम्पेरिकल वे में लिखना है तो 4/3 के टर्म में नहीं लिखेंगे, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका नंबर 3 हो जाएगा, और इसका नंबर देखिए यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करोगे कैंसिल आउट होकर 4 हो जाएगा। तो x का नंबर 4 आ गया, y का नंबर 3 आ गया, दैट इज फार्मूला इज इक्वल टू x4y3। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से पढ़ना है आपको, फार्मूला मेकिंग का है। 6 देखिए, ये डोपिंग का सवाल है। लिखा है टू गेट एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। हम लोगों ने पढ़ा था सेमीकंडक्टर 2 टाइप के होते हैं, सेमीकंडक्टर्स एन टाइप एंड पी टाइप। डोपिंग पे बनाते हैं। डोपिंग क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ इम्प्योरिटी इन अ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी मिलाने को डोपिंग कहते हैं बेटा, ठीक। अगर हम इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी मिलाएंगे, इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी, ऐसा एक लाइन में याद हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिच मिलाएंगे तो इलेक्ट्रॉन रिच मिलाएंगे तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर निगेटिव चार्ज होता है, तो निगेटिव चार्ज कैरी हो जाएगा। निगेटिव कैरी होने का मतलब निगेटिव एन टाइप। और अगर हम इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी वाला मिलाते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, मतलब पी टाइप का सेमीकंडक्टर। तो समझ गए होंगे, अगर इम्प्योरिटी इलेक्ट्रॉन रिच मिलाएंगे तो एन टाइप बनेगा, अगर इम्प्योरिटी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मिलाएंगे तो क्या बनेगा, पी टाइप बनेगा। कह रहा है कि एन टाइप का सेमीकंडक्टर बनाना है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी मिलाना पड़ेगा फ्रॉम सिलिकॉन। सिलिकॉन से बनाना है तो सिलिकॉन बेटा आता है 14th ग्रुप में, ये याद रहना चाहिए आपको। सिलिकॉन आता है 14th ग्रुप में। इट शुड बी डोप्ड विद अ सब्सटेंस विद बैलेंस। बैलेंस मतलब उसके बैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन हो जिसके साथ डोप किया जाए। तो देखो 2 होंगे तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि 14th में बैलेंस में कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। आप जानते हो कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे ही सिलिकॉन में भी निकालोगे तो सिलिकॉन में भी 2 8 4 होंगे, बैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 4 वाले में इलेक्ट्रॉन रिच मिलाना है, मतलब 4 से ज़्यादा वाला मिलाना है। तो 4 से ज़्यादा वाला ऑप्शन कौन है, देखो तुरंत आंसर आ गया ना, एन टाइप बनेगा। अगर ये पी टाइप पूछा होता, ठीक है, तब ये ऑप्शन क्या होते, तब ऑप्शन चेंज हो जाता, तब यहाँ पे ऑप्शन ही अलग दिया होता। अभी हम लोग एन टाइप पे कर रहे हैं, तो आप समझ गए कि एन टाइप में यानी 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वाला हमारा आंसर रहेगा। समझ गया ना बेटा। तो चलिए, इतना पूरा वीडियो आपने देख लिया है। अगर ये वीडियो समझ में आ रहा है, पूरी बात समझ गए, तो हमें आप बताइएगा। कोई दिक्कत होगी तब भी बताइएगा, अच्छा लगेगा तो बताइएगा। जैसा आप कमेंट करेंगे उसी के अकॉर्डिंग हम अगला वीडियो आपको असर्शन रीजन वाला प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।